कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hi, my name is Anna Jambol and I've secured rank 6th in JNK Administrative Service Exam 2021, जिसके results अभी January 2023 में आए हैं। और इस एग्ज़ाम का बैकग्राउंड ये है कि ये एकदम यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड है। 2018 से इसका सिलेबस और स्टेजेस एकदम से यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट स्कोप वाइज ये एग्ज़ाम इसका स्कोप इंक्रीज़ होता है सिलेबस में, बिकॉज इसमें आप इन एडिशन टू वट एवर इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, उसके अलावा आप जेएनके रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें भी पढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी जो मेरा एक्सपीरियंस इसमें रहा है वो शेयर करूँगी। अगर वो आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे तो वो आप अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव और इसका जो पर्पस है, इट्स फॉर न्यू एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम को आगे देना चाहते हैं, और जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसमें अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या उनको ऑलरेडी प्रोसेस का पता है, रिसोर्सेज का पता है, वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। मेरी जो स्कूलिंग है वो जम्मू से हुई है और मेरा जो स्ट्रीम था नॉन मेडिकल था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रही थी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट जो था वो 2018 में था। 2018 के बाद उस साइकिल में मेरा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल 2021 में अनाउंस हुआ था और उसमें मुझे सफलता मिली है। तो जनरल स्टडीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल स्टडीज़ में क्योंकि जो सिलेबस है वो हर सब्जेक्ट को एड्रेस करता है और हम लोग अलग स्ट्रीम से आते हैं और बहुत ही डाइवर्स इसका स्कोप रहता है, तो हर किसी के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रहते हैं। मेरे लिए सोशल साइंसेस नया था, तो मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा रीड किया ताकि मेरा एक फ़ंडामेंटल उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उसके लिए जो रिसोर्सेज मैंने रेफ़र किए थे मोस्टली वो जनरली जो रेकमेंड किए जाते हैं वही थे। बट एक वैल्यू एडिशन के लिए मैंने एथिक्स और एसे के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो 2 पेपर मिलाकर 500 मार्क्स बनते हैं और 3 जीएस के पेपर्स मिलाकर 750 मार्क्स मिलते हैं। तो आई थिंक देयर वाज रूम फॉर मोर क्रिएटिविटी, तो मैंने उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया एक कंपैरेटिव एज के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज़ 1। इसमें मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन रिसोर्सेज दोनों कवर करूँगी। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया था और उसको थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया। उसके अलावा बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी थी मैंने वो रेफ़र की थी, पुरानी वाली। जो बिपिन चंद्रा का एक एक्सटेंसिव बुक आता है उसको मैंने रेफ़र नहीं किया था, बिकॉज़ उसको रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी, आई स्टिक टू एनसीईआरटी एंड आई रेफर्ड स्पेक्ट्रम टाइम टू टाइम। उसके बाद एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब आती है 11th-12th की, वो रेफ़र की थी। उसके अलावा जो नई और पुरानी एनसीईआरटीज़ थी वो दोनों मैंने पढ़ी थी। पर रिवीजन क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने फिर से अपना जो सोर्सेज रेफ़र किए थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि एंड मोमेंट पे मुझे रिवाइज़ करने में आसानी रहे। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज मैंने रेफ़र किए थे और शायद से मैं थोड़ी गलत भी थी उसमें, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने वेबसाइट रेफ़र की थी गवर्नमेंट की, सीसीईआरटी, कल्चर मिनिस्ट्री, और पर इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, तो फिर मैंने उसको रिड्यूस करके नितिन सिंघानिया से सिलेक्टिवली कुछ चैप्टर्स पढ़े और बाकी फ़ाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी थी उसको रेफ़र किया। नितिन सिंघानिया में भी आप सिलेक्टिवली रीड कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स आप पढ़ सकते हैं, स्कल्पचर्स आप पढ़ सकते हैं, लिटरेचर एरिया पढ़ सकते हैं। बट अगेन देयर इज़ ओनली सम अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू। तो मैंने इन थीम्स को ज़्यादा स्ट्रेस किया था पढ़ाई के टाइम, और जैसे म्यूज़िक और डांस और ये जो थीम्स थे इनको मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था।
फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसमें भी मैंने इनिशियली बहुत टाइम वेस्ट किया, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें ना पढ़ें। नॉर्मन लोई या फिर अलग अलग बुक्स जो आती हैं उसके ऊपर, वो इतना पढ़ने की एक्सटेंसिवली ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक मॉड्यूल को उठा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं, ये आइडिया लगाने के लिए कि आपको कितना डेप्थ में जाना है और कितना कवर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप या तो शॉर्ट नोट्स खुद बना लीजिए, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मॉड्यूल देखकर उसमें से सिलेक्टिवली अपना सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोसाइटी की एक एनसीईआरटी की बुक आती है, आप उसको ही रेफ़र कर सकते हैं। उसमें से जो ओवरऑल थीम्स हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, और उनके कीवर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किन एरियाज़ में वी कैन थिंक ऑफ सॉल्यूशंस जो अभी के सोशल इश्यूज़ हैं उनको, और इस एरिया को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं एसए में भी और एथिक्स में भी और GS1 में भी। जो सोसाइटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जितनी भी चाहिए वो आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर थीम्स जो कवर की जा रही हैं। उसके अलावा आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं PT 365 से और मेंस 365 से, जो विजन के मॉड्यूल्स आते हैं, और वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसमें से आप थीम्स उठा सकते हैं और वैल्यू एडिशन के लिए कोट कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स जो आप न्यूज़पेपर से भी पढ़ते रहते होंगे। और उसके बाद ज्योग्राफी जो है वो मुझे पर्सनली लगता था कि मेरा थोड़ा सा वीक एरिया है रिसोर्सेज वाले एस्पेक्ट में, बट उसका जो दूसरा पार्ट था जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और ये एरियाज़ कवर किए जाते हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था। तो जो एरिया स्ट्रॉन्ग था उसको मैंने अच्छे से किया था, बट जो एरिया मुझे कंपैरेटिवली वीक लगता था उसके लिए मैंने 2 पेजर्स बना लिए थे हर थीम के लिए, हर टॉपिक के लिए। जैसे अगर रिसोर्सेज पूछे जा रहे हैं कि दिस ओर इज़ फाउंड इन व्हाट ऑल प्लेसेस एंड व्हाई इज़ इट कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज प्लेसेस, तो उनके लिए वर्ल्ड का एक मैप और एक इंडिया का मैप और सम डिटेल्स एंड सम एग्जांपल्स, उसको कंसाइसली मैंने कंपाइल कर लिया था ताकि एक दिन पहले एग्ज़ाम के मैं उसको जल्दी रिवाइज़ कर पाऊँ। उसके अलावा एटलस आप रेफ़र कर सकते हैं, और जिन भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स की अगर बात हो रही है या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स की बात हो रही है, उसमें आप डायग्राम्स ज़रूर बनाएं। आई वुड रियली प्रेफर कि आप ज़रूर बनाएं डायग्राम्स, क्योंकि मैंने किया था, चाहे 1-2 नंबर ही एक्स्ट्रा मिले बट इट्स रियली आई थिंक हेल्पफुल। उसके बाद काफ़ी जो हम रिसोर्सेज रेफ़र करते हैं उसमें रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे GC लियोंग को बहुत रेफ़र किया जाता है, और 4 NCERT जो 11th-12th की हैं ज्योग्राफी में, वो हम बहुत रेफ़र करते हैं। सो आई वुड से पर्सनली जो मैंने किया था वो ये था कि NCERTs मैंने पढ़ी थी 11th-12th की, बट GC लियोंग मैंने मेंस के लिए फिर स्किप कर दी और प्रीलिम्स के लिए भी स्किप कर दी, क्योंकि मुझे उसका इतना यूटिलिटी थोड़ा कम लग रहा था। उसके अलावा जो एरियाज़ रह जाते हैं जो GC लियोंग में कवर्ड हैं, वो मैंने कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम करके फोरम IAS की एक मॉड्यूल आती है, जो एरियाज़ मेरे मिसिंग थे उनमें से मैंने उनको सेलेक्टिवली क्यूरेट करके अपने पास कलेक्ट कर लिया था। नाउ कमिंग टू GS2 में सबसे पहले पॉलिटी पे बात करेंगे। तो पॉलिटी में जैसे सभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी, और उसके अलावा NCERT की जो पॉलिटिकल थ्योरी पे एक छोटी सी किताब है और एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पे है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। और इसके भी थीम्स को अच्छे से वी कैन यूज़ इन आंसर्स टू हैव लाइक डायमेंशंस टू ऐड मोर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, and obviously supplement it with whatever current affairs are going on इस थीम पे। तो प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत इज़ इनफ, लेकिन जब मेंस के लिए हम करते हैं तो लक्ष्मीकांत से ज़्यादा मुझे लगा कि थोड़ा और एरियाज़ उसमें मिसिंग है, वो हम ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली गवर्नेंस एरिया में, सोशल जस्टिस में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में। तो इसके लिए भी मैंने फोरम IAS का कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम का जो मॉड्यूल आता है उसको रेफ़र किया था। और क्योंकि ये एरिया बहुत कॉमन है और सब लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये सबका कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो इसमें एक कंपैरेटिव एज के लिए मैंने वैल्यू एडिशन के लिए हर आंसर में स्ट्रक्चर फॉलो करने के अलावा
काफ़ी रिपोर्ट्स कोट की, एससी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स जहाँ पे भी मुझे याद रहीं वो मैंने कोट की। रिपोर्ट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी मैंने कोट किए। तो आई थिंक उससे थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है आंसर्स की, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा आप अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए और भी चीज़ें, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आप कर सकते हैं फॉलो। यूट्यूब के ऊपर एक संविधान करके 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं टू जस्ट इफ़ यू हैव मोर इंटरेस्ट इन दिस, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। अदर देन दैट, ऑनलाइन सोर्सेज में सिद्धार्थ अरोड़ा करके जो एक टीचर हैं अनअकैडमी पे, उनके फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने वो भी एक पॉलिटी का क्रैश कोर्स देख लिया था। उससे जल्दी रिवीजन मेरी स्ट्रीमलाइन हो गई थी, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो हेल्पफुल। अदर देन दैट, अगर आपके पास और टाइम हो तो आप पीआरएस की साइट पे जा सकते हैं, और उसके ऊपर पॉलिसीज़ और एक्ट्स के ब्रीफ समरीज़ होती हैं, और उनको आप रेफ़र कर सकते हो फॉर लाइक मोर नॉलेज इफ़ यू वांट ऑन दैट एरिया। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो पार्ट है जीएस का, इसमें आई डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। जो क्वेश्चंस यूजुअली इस एरिया से आते हैं, दे आर मोर डायनेमिक इन द सेंस वो करंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, बट उसको हम उसका आंसर लिखने के लिए हमें कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। तो वो डायरेक्टली नहीं पूछिए, बट वो आपको फंडामेंटल उसके क्लियर होने चाहिए। लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस के ऊपर बात हो रही है, और उसका प्रेजेंट क्या इम्पॉर्टेंस है या क्या स्टेटस है, उसके लिए वी नीड टू नो कि हमारा कोल्ड वॉर के दौरान उनके साथ क्या रिलेशंस थे, और कौन से की इवेंट्स हुए हैं हमारे रिलेशनशिप में यूएस के साथ, और कहाँ किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट है, और करंट में क्या हो रहा है वो उसके साथ हम लिंक करके वी कैन राइट द आंसर्स। इसके लिए भी मेंस 365 मैंने रेफ़र किया था करंट पार्ट के लिए, और स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने इग्नू के मॉड्यूल्स भी चेक किए थे। इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, जो न्यूज़ आप डेली पढ़ते हैं उसमें काफ़ी एडिटोरियल्स आते हैं, जैसे सुहासिनी हैदर का कुछ पार्ट होगा या फिर सी राजा मोहन का होगा, तो उनमें से आप सिलेक्टिवली कुछ कंटेंट उठा सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब GS3 पे आएंगे। GS3 जो एक ये वाला जो पेपर है, इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा डायनेमिक कंटेंट है, और जो डिफरेंट एरियाज़ हम कवर कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया या साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, इसमें सारे जो थीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेविली करंट डिपेंडेंट है, करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली आप मॉड्यूल्स फॉलो करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप उठा सकते हैं। आई थिंक सबका कवरेज 2-4 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अच्छा है। मैंने विजन का मेंस 365 फॉलो किया था, और इसके अलावा मैंने राउज़ का पढ़ा था। मोस्टली जो भी कंटेंट मैं ऑनलाइन पढ़ती थी स्टैटिक और डायनेमिक, वो या तो विजन या राउज़ या फिर फोरम आईएएस का होता था। इसमें इकोनॉमी का पढ़ने के लिए मैंने इनिशियली काफ़ी टाइम लगा दिया था। रमेश सिंह की किताब पढ़ी, संजीव वर्मा की किताब पढ़ी, और श्री राम के भी नोट्स पढ़े, बट एट द एंड रिवीजन करना उससे बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैं ये दिस इज़ अ सजेशन कि आप इतना टाइम वेस्ट ना करें। आप कोई एक सोर्स उठा लें, और उसमें अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम उस पर ध्यान दें। और जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, SLR, CRR, कुछ भी जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान दें शुरुआत से, और उनको बार बार रिवाइज़ करें, ताकि आपको बार बार अलग अलग रिसोर्सेज रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े अगर एक छोटा सा कुछ एलिमेंट मिसिंग हो तो। उसके अलावा इसमें भी करंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। करंट अफेयर्स तो फॉलो करना ही है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे उस ईयर का, और यूनियन बजट को आप रेफ़र कर सकते हैं। बजट स्पीच सुन सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर कई बजट एनालिसिस की और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोज़ आ जाती हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम हो तो। एंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही रिलीज़ होता है उसके 1-2 हफ्ते के अंदर समराइज्ड वर्जन्स भी आ जाती हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ आई थिंक कवर कर लेते हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए, और उसको आंसर्स में उसमें से डेटा पॉइंट्स उठाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप मृणाल सर के नोट्स और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो रेफ़र कर सकते हैं, बट मुझे वो बहुत
टाइम कंज्यूमिंग लगते थे, इवन दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती थी उसमें। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, तो आप वो सुन सकते हैं और उनके खुद हैंड नोट्स बना सकते हैं, और ताकि आप बाद में रेफ़र कर सकें। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए मैंने कोई स्टैटिक बुक नहीं की थी, बट बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करके ब्रॉड थीम्स आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, साइबर। तो इनके अंदर सब पार्ट्स थे और उसके ऊपर भी छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट एप्लीकेशन बेस्ड थे। इन द सेंस कि जैसे अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आप ध्यान दें, और उसका एप्लीकेशन इन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उसका यूज़ हो सकता है, अगर आप ये भी थोड़ा सोचें और जॉट डाउन करें, तो ये भी इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर आंसर्स। कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आई थिंक इनके क्वेश्चंस कम होते हैं, बट इनका सिलेबस भी कंपैरेटिवली कम होता है, तो वी शुड नॉट निगलेक्ट दीज एरियाज़। इनके लिए आप कोई भी मॉड्यूल रेफ़र कर सकते हो। मैंने फोरम IAS का रेफ़र किया था और उसमें से सिलेक्टिवली कंटेंट उठा लिया था बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कुछ कुछ थीम्स ज़्यादा रेकरिंग हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होगी या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात होगी, साइबर सिक्योरिटी, नार्को टेररिज्म। तो ये जो ब्रॉड थीम्स हैं, ये तो डेफिनेटली आपको कवर कर लेनी चाहिए। अदर देन दैट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इसके एडजॉइनिंग है, वो भी उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे लाइक NDMA है या SDMA है, SDRF फोर्स है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे कैसे क्या फॉलो किया जाता है, प्लान ऑफ एक्शन जो भी रहते हैं, वो एक बार पढ़ लें तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी इस थीम में। एंड इट इज़ वेरी ईजी, इट्स लाइक वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट्स इन दिस पेपर। अदर देन दैट, वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़, इकोनॉमी में जब आप इंडियन इकोनॉमी कवर करें तो अपनी सेक्टर वाइज अप्रोच रखें। अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आप कर रहे हैं या फिर कोई और सेक्टर कवर कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस करें कि इंडिया में या इवन JNK का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो JNK का भी हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि कौन से एरियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, कहाँ पे पोटेंशियल है, कहाँ पे कमियां हैं, और कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो इफ़ यू थिंक ऑन दोज लाइन्स, तो आप एक बेटर आंसर, यू कैन वीव अ बेटर आंसर आउट ऑफ इट। इन्वायरमेंट के लिए आई थिंक शंकर IAS की जो किताब है, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर मेंस 365। आई थिंक दीज टू थिंग्स सफाइस। अदर देन दैट, JNK की नॉलेज, दिस इज़ मोस्ट ऑफ इट फॉर जनरल स्टडीज़ 1, 2 एंड 3। एथिक्स का जो मैंने मोस्टली मेरा कवरेज था वो था लेक्सिकन से और राउज IAS से, टू अंडरस्टैंड कि थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं। बट अदर देन दैट, मैंने जो आंसर्स लिखे उसमें काफ़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके सल्यूशंस और एक्सपीरियंसेस बेस्ड आंसर दिए थे। कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं एवरीडे एग्जांपल्स के साथ। एंड इसके ऊपर एसे और एथिक्स के लिए अनुदीप धुरी शेट्टी, जो कि UPSC के टॉपर थे, उनका एक ब्लॉग है, ऑनलाइन आपको वो दिख जाएगा, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उनके आंसर्स और उनका जो कुछ उन्होंने अपने आंसर्स दिए हैं और कुछ ब्रॉड एरियाज़ कवर किए हैं, वो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. इसके अलावा जनरली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी, दिस वाज द फर्स्ट मेंस दैट आई वाज राइटिंग, और 3 घंटे में 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना, इट बिकम्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो अपनी स्पीड पे ध्यान दें, और क्योंकि GS1 में आई थिंक मेरे 1-2 क्वेश्चंस छूट गए थे,
फिर उसकी वजह से मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं आपके, तो आप अपनी स्पीड पे ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इससे मेरा मतलब ये है कि कई क्वेश्चंस आप देखोगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो उसमें आप अपने डिस्क्रेशन पे चूज़ कीजिए। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है कॉन्टेक्स्ट में तो आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो मैं पर्सनली प्रेफ़र करती थी उन क्वेश्चंस को छोड़ देना। So I think this is it from my side when it comes to GS. Thank you so much. I hope this was helpful for you.